नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सवाल आज संकट का। संकट इसलिए कि कोई ब्लूप्रिंट या भविष्य को लेकर कोई नजरिया ना हो तो क्या क्या संकट आ सकते हैं। मसलन रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, और इन सब के बीच सारे इंस्टीट्यूशंस अगर किस जगह पर फेल हो जाते हैं तो वहां माओवाद अगर नजर आता है, और आदिवासी अगर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो नेता बन जाता है माओवाद का बड़ा। झारखंड सरकार ने कहा है आप नक्सलवाद छोड़िए और समर्पण कीजिए, हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपया। यह हालत इस देश की है। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो तो किन किन हालातों से सबको गुजरना पड़ता है। यह मराठवाड़ा का हाल है, जहां पर जलाशयों में सिर्फ 8% पानी बचा है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में 49% है, लेकिन मराठवाड़ा की स्थिति नाजुक है। सवाल संकट का हमने शुरू किया है तो आज हमें लगता है कि बहुत पहले लिखा गया था मुझे चांद चाहिए, हमें लिखना पड़ा मुझे नौकरी चाहिए। इस संकट का मतलब क्या है? इस संकट के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। आज की तारीख में हर खबरों से होते हुए संकट आप समझने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिए #संकट पर। लेकिन आइए सबसे पहले दिल्ली से सटे यूपी के भीतर का संकट। इस संकट के जरिए 368 पद चपरासी के निकलते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की जाती है, आप भेजिए। 23,25,000 आवेदन आ जाते हैं। न्यूनतम शिक्षा व्यवस्था की जाती है 5वीं पास। सिर्फ 53,426 5वीं पास अप्लाई करते हैं। 255 PhD जिनके आगे डॉक्टर लिखा जाता है वह भी अप्लाई करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 24,969 यह भी अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएट 1,52,730 यह भी अप्लाई करते हैं। इस देश के भीतर के सच में जाइए तो 12वीं पास 7,50,377 और 8वीं पास की बड़ी तादाद है। तकरीबन 11,21,000 लोग करते हैं। कई सवाल इससे निकलकर हर जहन में आ रहे होंगे, इस देश के भीतर क्या वाकई 8वीं पास ये है? 19,95,000 के लगभग। ये एक स्थिति बतलाती है 1,99,504। ये एक स्थिति बतलाती है कि क्या वाकई ये लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने जिस बात का जिक्र किया है कि बच्चा कहेगा मुझे नौकरी चाहिए, युवा हो जाएगा तो अपने प्रोफेसर से कहेगा नौकरी की दिशा में ले जाइए। स्किल इंडिया का भी जिक्र हो रहा है, डिजिटल इंडिया का जिक्र भी हो रहा है। कुछ आंकड़े उसको भी बता दें जिस रिपोर्ट को हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस देश के भीतर सच यह है कि अगर 1,000 लोग स्किल्ड हैं तो उसमें सिर्फ इस देश में 34% लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। वहां भी लगभग स्थिति बिगड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए इस देश के भीतर का सच है क्या। पद चपरासी, खाली पद 368, न्यूनतम शिक्षा 5वीं पास और कुल आवेदन 23,25,000। जी, यह हालात यूपी के हैं, देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य के। चपरासी बनने के लिए राज्य के हर 93 नागरिकों में से एक ने अप्लाई कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ आवेदनों की संख्या का नहीं है, सवाल है चपरासी की नौकरी चाहने वालों में 255 वैसे नाम भी हैं जो PhD कर चुके हैं, यानी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि चपरासी के लिए अप्लाई करने वालों में 5वीं पास तो सिर्फ 53,426 हैं, लेकिन बाकी 22,47,000 आवेदन देने वालों में 1.5 लाख से ज्यादा कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र हैं जो इस सचिवालय में चपरासी बनने को तैयार हैं। अब जरा उनकी भी सुन लीजिए, वो चपरासी पद चाहते क्यों हैं। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ इससे बेटर है कि सर हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है सर सचिवालय में, तो सर कुछ भी मिल जाए सर इस समय तो बेटर है सर। यानी कटघरे में कह सकते हैं राज्य की वही सरकार है जो लैपटॉप बांट रही है, जो विदेशी निवेश के आश्रय विकास का पाठ पढ़ा रही है। लेकिन उस मॉडल में जिन्हें काम करना है वो एक सुरक्षित चपरासी की नौकरी के लिए मार मचाए हुए हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई के मुताबिक दूसरी नौकरी राज्य में है ही नहीं। अब इसको हमें देखना है कैसे व्यवस्था करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसके पीछे चयन करना। तो हमने एक कमेटी बना दी है 3 लोगों की। उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि वैकेंसी को ऑनलाइन किए जाने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की कड़वी हकीकत को भी बयां कर रहे हैं। यूपी का बेरोजगार पढ़ा लिखा तो है, मगर उसके लायक नौकरी नहीं है, और यही कारण है कि चपरासी जैसे पोस्ट के लिए भी लाखों उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुत बड़ा बदलाव। और सवाल मोदी सरकार की नीतियों का भी है, जहां डिजिटल इंडिया से लेकर स्किल इंडिया के नारों के बीच भूखे पेट
चपरासी की जॉब भी भारी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद युवा पेट पालने के लिए नौकरी जरूरी है और नौकरियां सरकार पैदा कर नहीं पा रही। सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, सवाल समूचे देश का है, क्योंकि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं देश में 11 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। 3 करोड़ युवा उच्च शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार हैं। हालांकि इस दर्द को प्रधानमंत्री मोदी ने भी समझा, तभी तो मन की बात में युवाओं को सपने भी दिखाए। शिक्षा के समानांतर स्किल इंडिया की खोज भी मौजूदा वक्त में ही हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ कुटीर उद्योग और पारंपरिक हुनर भी इसी दौर में खत्म हो रहा है। मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक्स ने बुनकरों को खत्म किया, तो मोदी सरकार के दौर में बांग्लादेश का जूट और चीन का कपड़ा भारत के बाजार पर कब्जा कर चुका है। और इसलिए सवाल सिर्फ यूपी के चपरासी पद के लिए पीएचडी कर चुके छात्रों के दर्द भर का नहीं है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही हमने दिखाया था छत्तीसगढ़ में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में चपरासी के कुल पद थे 34 और आवेदन आए थे 75,000 से ज्यादा। और इसमें जिन्होंने आवेदन किया वो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर पास कर चुके छात्र भी थे, पीएचडी तो थे ही। और अब जानकारी हरियाणा से भी एक नई आई है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले ही सैकड़ों पदों के आवेदनकर्ताओं की जानकारी वेबसाइट पर रखी। और चौंकाने वाली बात है कि स्टोर कीपर के 88 पदों के लिए 1,54,480 आवेदन आ गए। तो सवाल सीधा है, देश को क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी, देश भर में डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का नारा, या फिर बुलेट ट्रेन और दूसरी तरफ चपरासी के पद के लिए लाखों युवाओं का आवेदन, या इस कलंक से मुक्ति? लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यह उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है, मुझे चांद चाहिए। हमें काटना पड़ गया, नौकरी लिखनी पड़ी, लेकिन उसमें एक जगह उन्होंने जिक्र किया है, रोजी कमाना जिनकी मजबूरी हो वो नापसंदगी की दलील कैसे दे सकता है? स्थिति विकट है। दूसरी तरफ 30 बरस से ज्यादा नौकरी जिनकी हो चली है, जो नौकरशाह काम नहीं करते हैं, उनका जब अप्रेजल होगा तो अब सवाल वीआरएस का नहीं, परमानेंट रिटायरमेंट का। यह सरकार ने तय किया है। पिछले दिनों हालांकि सेक्रेटरी लेवल के 4 अधिकारी हमारे सामने आए जो एक एक करके बताए कि उन्होंने वीआरएस लिया है, और उन वीआरएस के चक्कर में अब डीओपीटी ने एक नई परिस्थितियां की है कि कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा अगर आपके अप्रेजल जो साल भर का किया जाएगा वो अनुकूल नहीं रहता है। तो ये सब कुछ है क्या, किस रूप में है? आइए जरा हम आपको पहले एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का नया फरमान यही है। सरकार के डीओपीटी विभाग ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया, और नोटिस कहता है कि काम ठीक नहीं तो 3 महीने की तनख्वाह लो और घर जाओ। आप ये याद ना कीजिए कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था तो उसके बाद तमाम नौकरशाहों से मुलाकात की थी, और 1-2 नहीं, तकरीबन 75 सचिव स्तर के अधिकारियों ने मुलाकात की, हाथ मिलाया। लेकिन अब ये दस्तावेज सामने है, यानी कंपलसरी रिटायरमेंट का दस्तावेज। सरकार ने 90 के दशक के आखिर में कर्मचारियों को बोझ कम करने के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस जोर शोर से शुरू की। लेकिन अब सरकार का इरादा ना काम करने वाले कर्मचारियों को सीधे ठिकाने लगाने का है। के तहत ये फरमान दिया है या कहीं जारी किया है वो पहले से सरकारी दस्तावेजों में है, लेकिन कभी उसका पालन हुआ नहीं। लेकिन अब सरकार इस नियम के आसरे 50 साल की उम्र से ऊपर के उन कर्मचारियों की छुट्टी करना चाहती है जो काम चोरी करते हैं, विजिलेंस के दायरे में है और काम चोरी भी करते हैं, क्योंकि सालाना परफॉर्मेंस यानी अप्रेजल रिपोर्ट में हर साल उनका कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा। हर कर्मचारी की पहले रिपोर्टिंग अधिकारी और फिर रिव्यूइंग अधिकारी रिपोर्ट बनाता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही बाबुओं का भविष्य तय होगा। जो डेडवुड है, जो डिलीवर नहीं कर रहा है, या जिसकी प्रोबिटी अंडर क्लाउड है, जिसकी प्रोबिटी बिल्कुल सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में शिकायतें हैं, उसको निकाला जा सके। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी कदम है और सराहनीय है। इस नियम के तहत सरकार आलसी और बेईमान कर्मचारियों पर नकेल कस सके, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अब सरकारी कामकाज का तौर तरीका भी कॉर्पोरेट प्रणाली के अनुरूप जा रहा है, जहां कर्मचारियों की कुंडली सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बंद होती है और जिसे बनाने में बॉस की भूमिका अहम होती है? क्या सरकार इस नियम के जरिए झटके में कर्मचारियों की संख्या में
कटौती तो नहीं करना चाहती? ये सवाल हर नौकरशाह को सता रहा है। और सवाल उस सामाजिक सुरक्षा का भी है जिसे सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आते ही महसूस करने लगता है। और सवाल यह भी है, क्या सरकार अपेक्षाकृत काम न करने वाले कर्मचारियों को काम करने का माहौल दे नहीं पाती, उन्हें प्रेरित नहीं कर पाती, या एक उम्र के बाद सरकारी कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहता? संदेश साफ है कि अगर बाबुओं को सरकारी नौकरी के आराम उठाने हैं तो उन्हें चुस्त दुरुस्त रहकर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, वरना कॉर्पोरेट कल्चर की ही तर्ज पर उनकी भी छुट्टी हो सकती है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। जाहिर है बहुतेरे सवाल हैं। सवाल सिर्फ नौकरशाही का है या राजनेताओं का भी होना चाहिए, या इन सब से इतर समूचे देश में एक व्यवस्था प्रणाली होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि इसमें ए ग्रेड के कर्मचारी नहीं आएंगे, ए ग्रेड के कर्मचारी भी आएंगे और वो मंत्रालय के सचिव उनके अप्रेजल फॉर्म तय करेंगे ग्रुप बी के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के, और इन सब के लिए दरअसल 2 मेंबर रिव्यू कमेटी का गठन भी किया जाएगा। ये सारी परिस्थितियां इसके साथ आगे बढ़ेंगी। सरकार चल रही है लेकिन सियासत भी साधी जाती है, और सियासत के निशाने पर कांग्रेस आ चुकी है। निशाने पर आई है तो इसमें जो डाक टिकट जारी किए गए थे इंदिरा गांधी के, वो अब दोबारा नहीं छपेंगे, ये एक स्थिति है। वीवीआईपी रॉबर्ट वड्रा अब नहीं रहेंगे, यह स्थिति है। राजीव गांधी के भी जो टिकट छप रहे थे उस पर भी रोक, वह भी आगे नहीं छपेंगे। इन सब को लेकर कांग्रेस के भीतर गुस्सा है कि सब कुछ हमारे निशाने पर है, और शायद असर इसी का है कि दूसरे लहजे में राहुल गांधी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम आपको लगातार बता दें, आप हैशटैग संकट जो है इस बात का जिक्र करें। हालांकि राहुल गांधी भी राजनीतिक तौर पर इस दौर में बेरोजगार जरूर है, लेकिन सक्रिय खूब है। और यूथ कांग्रेसियों के साथ जब बैठे तो आज इस बात को कहने से नहीं हिचकिचाए कि दरअसल मुखौटा है मोदी, चेहरा तो संघ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से ही नहीं, संघ परिवार से भी 2-2 हाथ करने को न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि यूथ कांग्रेसियों को अब पाठ भी पढ़ा रहे हैं कि संघ की विचारधारा को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। क्योंकि संघ के इशारे पर अगर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आखिर में निपटना तो संघ से ही होगा। उन्होंने ये कहा कि कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं है। अगर आरएसएस उनको आज उतारना चाहे तो आज उतार देगी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की अपनी अहमियत थी, अपनी बात थी, वो अपनी बात रखते थे, सबका वहां पर सबकी बात सुनी जाती थी। आज वो नहीं हो रहा। दरअसल राहुल ने यह सवाल यूथ कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में उठाए और बहुत साफ तौर पर कहा कि आरएसएस अपनी विचारधारा देश पर थोपना चाहती है, जो आम जनता को थोड़े वक्त में ही खुद ही खराब लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए अपनी सेकुलर विचारधारा पर टिके रहकर जनता को समझाना होगा। किसी पर कांग्रेस कोई चीज थोपने की बात कभी नहीं करती और ना करेगी। संघ की विचारधारा सरकार ही थोप रही है तो साफ है, मोदी सिर्फ मुखौटा है, पीछे चेहरा संघ का है। और जानकारी के मुताबिक राहुल ने इसके लिए युवा नेताओं से एक्शन प्लान भी मांगा और सुझाव भी। मकसद साफ है, जो युवा कांग्रेस से जुड़ रहा है उस पर आरएसएस की विचारधारा हावी न हो, जिससे युवा मतदाता कांग्रेस के साथ लंबे वक्त तक रहे। राहुल गांधी को लगता है कि जब सरकार आरएसएस के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करती है तो इसका मतलब यह है कि उनको लड़ाई सरकार के साथ साथ ज्यादा गंभीरता से आरएसएस से करनी होगी। यानी नींव अगर आरएसएस है उसको खोदा जाएगा, तभी जाकर सरकार अगर बिल्डिंग है तो वो गिर पाएगी। दिल्ली से कैमरामैन लोकेंद्र के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जाहिर है सियासी टकराव हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हमने कहा एक संकट है देश के भीतर। हैशटैग संकट पर प्रतिक्रिया भेजिए, क्योंकि जिस देश में 3,500 की नौकरी के लिए 23,25,000 आवेदन आ जाए कि चपरासी की नौकरी मिल जाए, उसी देश की स्थिति एक दूसरी भी है। बंद खादानों को लाइसेंस देना है तो 20 करोड़ दे दीजिए। देखिए रिपोर्ट। डील तो 20 करोड़ की थी और यह रकम बानगी है। डिब्बों में बंद और भी रुपए हैं जो ये जनाब रिश्वत में लेने वाले थे या कहीं रिश्वत में ले चुके थे। ये है पंकज गहलोत, खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक। पंकज गहलोत ने चित्तौड़गढ़ के खनिज माफिया की बंद पड़ी माइंस को शुरू करने की एवज में 20 करोड़ की रिश्वत मांगी, जिसकी पहली किस्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन जिसे रिश्वत पहुंचाने का काम दिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो के चंगुल में भीलवाड़ा में वो पहले शख्स फंसा और फिर खुलासा हुआ कि एडिशनल डायरेक्टर साहब ही ये सब कुछ खेल खेल रहे थे। वैसे गहलोत को दबोचने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को खासी मशक्कत करनी पड़ी। टीम पहले भीलवाड़ा में खान विभाग के
MMI PR अमेटा के दफ्तर पहुंची। अमेटा को नोटों के साथ पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर ही एक टीम उदयपुर पहुंची। यानी जिन बंद माइंस को शुरू करने की एवज में 20 करोड़ की रिश्वत तय हुई, अब जरा कल्पना कीजिए उससे कितने का फायदा हो सकता है। 100 करोड़ तो कम ही पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जांच के बाद क्या हर कोई पकड़ा जाएगा या सब कुछ सिस्टम के तले दबता चला जाएगा? इंतजार इसके लिए करना होगा, क्योंकि फिलहाल एक बड़ी रकम है 20 करोड़ की रिश्वत। अक्सर ये बातें कही जाती है कि खाने विभाग में घूस खाई जाती है। भिलवाड़ा में एक छोटे से कर्मचारी के पास 2.5 लाख रुपए रिश्वत के बरामद हुए। जांच शुरू हुई तो एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते रिश्वत की रकम 2.5 करोड़ तक चली गई। अब सवाल उठता है कि खान का आवंटन तो खान मंत्रालय करता है, अधिकारी तो केवल प्रक्रिया की पूर्ति करते हैं। ऐसे में जांच अधिकारी चुप हैं, मगर सरकार को इस पूरे मामले में खुद को बेदाग साबित करना होगा। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। नब्ज पकड़िए, संकट कहाँ है? इस देश की नब्ज पकड़िएगा तो सियासत सामने आकर खड़ी होगी, और सियासत सामने होगी तो फिर चुनाव सामने होंगे। बिहार चुनाव केंद्र में, सियासी केंद्र में स्थिति देखिए, एक दो नहीं, जो मुद्दे आते हैं उन सब के बीच कहीं ना कहीं चुनाव। नीतीश का जवाब आ गया डीएनए को लेकर। 1 लाख पर्चियां उन्होंने भेज डाली। देखिए, अब तय कीजिए बिहार का डीएनए क्या कहता है। बेवजह विवाद है क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं। क्यों रोक रहा है जेडीयू, ये एक सवाल है। पासवान को झटका उनके अपने सांसद ने छोड़ दिया उन्हें। रमा सिंह ने कहा आपके साथ नहीं रहेंगे, आप ना पूछताछ करते हैं ना कोई बातचीत करते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं। और बीजेपी के तिरपैंती के जो विधायक हैं वो निकल गए और पहुंच गए नीतीश के दरवाजे पर, ये कहते हुए आप टिकट नहीं देंगे तो हम वहां से लेंगे। संकट कहां है, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। संकट तो है क्योंकि आपके ट्वीट #संकट बतलाते हैं कि वाकई आपके भीतर भी इस बात को लेकर संवेदना है। दीपक शर्मा का कहना है आज के दौर में सबसे बड़ा संकट है कि हम सरकार बदले पर समस्या सिस्टम और स्थिति नहीं बदलती। दूसरा है अभिषेक के, इनका कहना है कि पिछले सालों में बेरोजगारी देश के केंद्रीय संकट के रूप में उभर कर सामने आई है और इसका स्वरूप साल दर साल भयावह होते जा रहा है। एक हद तक सच है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं अमेरिका जाने की। वहां पर वो गूगल के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, गूगल की कार आपने देखी है, वह भी दौड़ सकती अगर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी तो। यह है क्या चीज, रिपोर्ट देखिए। यह गूगल की स्ट्रीट व्यू कार है जो सड़क पर चलेगी तो अपने इर्द गिर्द की उन तमाम तस्वीरों को सीधे गूगल मैप्स और गूगल अर्थ जैसी सेवाओं से जोड़ देगी, जिसके जरिए कोई भी कहीं भी इस ऐप्स को खोलकर देख सकता है कि वहां हो क्या रहा है। यानी वो सारे नजारे नजर आएंगे जो सड़क के चारों तरफ हो रहे होंगे। आपके जहन में आ सकता है तब तो कुछ भी निजी नहीं होगा, यानी सड़क किनारे भीख मांगने वाले हों या सड़क किनारे स्विमिंग पूल में नहाते लोग बाग, चाहे चारों तरफ सड़क जाम का ही नजारा क्यों ना हो या फिर चकाचौंध का। असल में इस स्ट्रीट व्यू कार को भारत में गूगल चलवाना चाहती है और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अमेरिकी यात्रा के दौरान गूगल हेडक्वार्टर भी जाएंगे और जहां उनकी मुलाकात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी होगी तो गूगल स्ट्रीट व्यू कार का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने भी रक्षा मंत्रालय को लिखकर पूछा है कि गूगल की स्ट्रीट व्यू सेवा के संबंध में आए आवेदन का स्टेटस है क्या। 14 सितंबर को यह पत्र लिखकर पूछा गया और कल तक जवाब भी मांगा गया है। और खास बात यह है, चूंकि गूगल स्ट्रीट व्यू कार को लेकर कई देशों ने आपत्ति भी जताई क्योंकि यह देश के संवेदनशील तस्वीरों को भी सार्वजनिक कर देता है। कई देशों ने अपने यहां इजाजत भी बंद की। 4 साल पहले भारत ने भी बेंगलुरु में इसे बंद कराया। लेकिन नया सवाल यही है, क्या वाकई गूगल हेडक्वार्टर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गूगल के स्ट्रीट व्यू कार को इजाजत देते हैं या नहीं देते।